Hello everyone, welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I am here with an interesting topic, the adverb, which is also known as modifying word and its type. वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. Let us understand about what is adverb. An adverb is a word that modifies a verb, an adjective or another adverb. क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया की या किसी विशेषण की या फिर किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करता है. वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, शी रन्स क्विकली. इस एग्जाम्पल में वह तेज दौड़ती है. यहां पर क्विकली वर्ड जो होगा वो क्या होगा? एडवर्ब होगा. क्यों? क्योंकि यहां पर ये क्या कर रहा है? क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है. शी स्पीक्स स्लोली. वह धीरे धीरे बोलती है. इस सेंटेंस में स्लोली जो होगा वो एडवर्ब होगा. यहां पे अगर सवाल किया जाए कि वह कैसे बोलती है तो आंसर क्या होगा? कि वह धीरे धीरे बोलती है. देन द एडवर्ब विल बी स्लोली हियर. थर्ड एग्जाम्पल, दे विल कम टुमारो. यहां पर अगर मैं सवाल करूं कि वे कब आएंगे तो वे कल आएंगे. उत्तर मुझे क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा टुमारो. तो यहां पर टुमारो जो होगा वो एडवर्ब होगा. और किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? यहां पर ये वर्ब की विशेषता प्रकट कर रहा है. ही लुक्ड एवरीवेयर. उसने हर जगह देखा. तो यहां पर अगर इस सेंटेंस में मैं क्वेश्चन करूं कि उसने कहां देखा तो यहां पर जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ही लुक्ड एवरीवेयर. तो एवरीवेयर क्या होगा? एडवर्ब होगा. लास्ट एग्जाम्पल, ही नेवर लाइज. अगर मैं यहां पर क्वेश्चन करूं कि वह झूठ कब नहीं बोलता, वह कब झूठ नहीं बोलता, तो जो आंसर मिलेगा कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलता. तो नेवर क्या होगा? यहां पर एडवर्ब होगा. जैसे कि हमने इन एग्जाम्पल्स से जाना, इन सेंटेंसेस से जाना कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब की या किसी एडजेक्टिव की या किसी अनदर एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है. वह शब्द क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट टाइप्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे. पहला सिंपल एडवर्ब, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा इंटेरोगेटिव एडवर्ब. एडवर्ब के तीन प्रकार होते हैं. पहला सिंपल एडवर्ब, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा इंटेरोगेटिव एडवर्ब. अब सिंपल एडवर्ब के टाइप्स के बारे में जानते हैं कि सिंपल एडवर्ब का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है. पहला सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, सिंपल एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन. यहां पर जो एडवर्ब है सिंपल एडवर्ब, उसे 7 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब्स. फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम. वह क्रिया विशेषण जो समय के बारे में बताता है. दिस एडवर्ब एक्सप्रेस टाइम. यह ऐसा क्रिया विशेषण है जो समय प्रकट करता है. वह क्रिया विशेषण क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है. समय क्रिया विशेषण कहलाता है. इस क्रिया विशेषण में जब हम किसी सेंटेंस में क्वेश्चन करेंगे व्हेन, कब, तब हमें टाइम का ज्ञात होगा, तब हमें समय का ज्ञात होगा. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग. मीन्स अगर मैं इस सेंटेंस में यह क्वेश्चन करूं कि वह यहां कब से है तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? वह यहां सुबह से है.
morning. The morning will be adverb of time. Second sentence, we are going out today. हम कब बाहर जा रहे हैं? तो आंसर क्या होगा? हम आज बाहर जा रहे हैं. Today will be adverb of time. Last sentence, she came yesterday. वह यहां कब आई थी? तो वह यहां कल आई थी. तो yesterday जो होगा, कल जो वर्ड होगा वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा. क्यों होगा? क्योंकि इससे समय प्रकट हो रहा है. जब किसी क्रिया विशेषण से समय का भाव प्रकट होता है या समय प्रकट होता है, तब वह क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है. एडवर्ब ऑफ समय के बारे में बताया जाता है. सेकंड, एडवर्ब ऑफ प्लेस. क्रिया विशेषण जो स्थान के बारे में बताता है. दिस एडवर्ब एक्सप्रेसेस प्लेस. यह एक ऐसा क्रिया विशेषण है जिससे जगह का बोध होता है, प्लेस का बोध होता है. जब हम इस एडवर्ब में, जब हम किसी सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे वेयर, और जो हमें आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा. फर्स्ट सेंटेंस, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड. बच्चे बाहर खेल रहे हैं. अगर इस सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाए कि बच्चे कहां खेल रहे हैं, तो आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा बच्चे बाहर खेल रहे हैं. बाहर मींस आउटसाइड. तो यहां पर आउटसाइड क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा. लास्ट सेंटेंस, ही लुक्ड एवरीवेयर. उसने हर जगह देखा. उसने कहां देखा? अगर ऐसा सवाल मैं इस सेंटेंस से करूं तो जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा उसने हर जगह देखा. यहां पर हर और एवरीवेयर जो वर्ड है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है. यहां पर इन सेंटेंसेस से हमें यह ज्ञात हुआ कि जब किसी सेंटेंस में स्थान का बोध होता है, स्थान का भाव प्रकट हो रहा है, तब वह एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगी, क्रिया विशेषण जिससे स्थान प्रकट होता है. और जब किसी क्रिया विशेषण से हमें समय का बोध होता है या फिर समय प्रकट होता है, तो वह एडवर्ब क्या कहलाती है? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाती है. एडवर्ब क्रिया विशेषण जो समय के बारे में बताती है वह एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाती है. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एडवर्ब ऑफ नंबर. एडवर्ब ऑफ नंबर को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है. दिस एडवर्ब शोज हाउ ऑफन द एक्शन हैज बीन डन. यह क्रिया विशेषण यह बताता है, इस क्रिया विशेषण से यह भाव प्रकट होता है कि कार्य कितनी बार हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज टेल्स ट्रूथ. इस सेंटेंस में अगर क्वेश्चन ये किया जाएगा कि वह कितनी बार सच बोलती है, तो यहां पर जो आंसर होगा वह हमेशा सच बोलती है, ऑलवेज. वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ नंबर होगा. He rarely eats junk food. वह कितनी बार जंक फूड खाता है? वह कभी कभार जंक फूड खाता है. मीन्स रेयरली यहां पर क्या होगा? एडवर्ब ऑफ नंबर होगा. थर्ड, दे समटाइम्स प्ले क्रिकेट. यहां पर अगर मैं इस सेंटेंस में यह सवाल करूं कि वह कितनी बार क्रिकेट खेलते हैं, तो यहां पर जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा कि वे कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं. तो कभी कभी मीन्स समटाइम्स. तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ नंबर होगा. जैसे कि हमें इन सेंटेंसेस से, इन एग्जाम्पल से यह ज्ञात हुआ है कि जो एडवर्ब ऑफ नंबर होता है वह क्या होता है, उससे हमें यह पता चलता है कि कार्य कितनी बार हुआ है. हाउ ऑफन the action has been taken. Now we will understand about adverb of manner. This adverb
shows how action has been done. यह एडवर्ब यह बताती है कि कार्य किस प्रकार हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स क्विकली. यहां पर अगर इस सेंटेंस में मैं ये कहूं कि वह कैसे दौड़ता है, तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो मुझे मिलेगा वह तेजी से दौड़ता है. क्विकली यहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, वह तेजी से दौड़ता है. सेकंड, शी स्पीक्स सॉफ्टली, वह धीरे से बोलती है. अगर मैं इस सेंटेंस में ये क्वेश्चन अराइज करूं कि वह कैसे बोलती है, किस तरह से बोलती है, तो यहाँ पर मुझे आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा वह धीरे से बोलती है. शी स्पीक्स सॉफ्टली. तो यहाँ पर जो वर्ड सॉफ्टली है वो कौन सा वर्ड होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा. थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल, शी वर्क्स केयरफुली, वह किस तरह से काम करती है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, वह सावधानी से काम करती है. शी वर्क्स केयरफुली. जो वर्ड केयरफुली है वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा. जैसे कि हमने अभी ये एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, इनसे हमें यह मालूम होता है कि जब यह पता लग रहा है किसी सेंटेंस में कि वह कितनी बार किसी काम को करता है या कितनी बार वह कार्य हुआ है, तो उसे बोलेंगे एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी. और जब हमें यह पता करना है कि कार्य कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है, तब हम बोलेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो होगा वह यह बताता है कि कार्य किस तरह से हुआ है, और एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी यह बताता है कि कार्य कितनी बार हुआ है. नाउ let us understand about adverb of quantity. From this adverb we come to know to what extent an action is done. इस क्रिया विशेषण से हमें यह पता चलता है कि कार्य कितनी मात्रा में हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, he runs very fast, वह तेजी से दौड़ता है. तो यहां पर अगर सवाल किया जाए कि वह कैसे दौड़ता है, कितनी मात्रा से दौड़ता है, तो वह क्या, वह तेजी से दौड़ता है. वेरी यहां पर क्या होगा, वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होगा. नाउ सेकंड सेंटेंस, सीता हैज ऑलमोस्ट फिनिश. सीता लगभग काम पूरा कर चुकी है. सीता कितना काम पूरा कर चुकी है, कितनी मात्रा में सीता ने काम पूरा कर लिया है. तो यहाँ पर जो सीता ने काम किया है वो लगभग पूरा कर लिया है. तो ऑलमोस्ट जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होगा. जैसे कि हमने इन सेंटेंसेस को डिस्कस किया और इनसे हमें यह ज्ञात हो रहा है कि जहां पर काम करने की मात्रा ज्ञात हो रही है, काम करने की मात्रा का भाव प्रकट हो रहा है, वहां पर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आता है. एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी वह क्रिया विशेषण होता है जिससे किसी कार्य को करने की मात्रा का ज्ञान होता है या किसी कार्य को करने की मात्रा का भाव प्रकट हो रहा है कि वह कितनी क्वांटिटी में कार्य किया जा रहा है, उसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होती है उससे हमें स्वीकार करने का भाव प्रकट होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज डेफिनेटली ट्रू, यह निश्चित रूप से सच है. तो यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि वह किस तरह से सच है, तो यहाँ पर वह क्या, डेफिनेटली ट्रू है. तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या है, ये स्वीकारात्मक भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि वह निश्चित रूप से सच है. तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा. राम इज इंडीड ब्रेव. यहाँ पर राम सचमुच बहादुर है. तो यह जो सेंटेंस है इसमें कि सचमुच, इंडीड जो वर्ड है वह क्या है, स्वीकार करने योग्य है कि जो राम है यहाँ पर वह सचमुच में बहादुर है. तो यहाँ पर इंडीड जो होगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा. अब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन
इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद हमने यह जाना कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन वह क्रिया विशेषण है जिससे स्वीकार, किसी बात को या किसी घटना को स्वीकार करने का भाव प्रकट हो रहा है, तो वहां पर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन आता है, वह एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एडवर्ब ऑफ नेगेशन। दिस एडवर्ब एक्सप्रेस अ नेगेटिव सेंस। यह क्रिया विशेषण एक निषेधात्मक भाव प्रकट करता है। वह क्रिया विशेषण क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही नेवर टेल्स अ लाई। वह कभी झूठ नहीं बोलता। तो यहां पर जो वर्ड नेवर है वो क्या है? निषेधात्मक वर्ड है। एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन है। यहां पर जो नेवर वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। और राम डिड नॉट हेल्प एट ऑल। यहां पर राम ने बिल्कुल भी मदद नहीं की। ये जो सेंटेंस है इसमें क्या नॉट एट ऑल, ये क्या है? एक नेगेटिव फ्रेज है। और ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा। थर्ड एंड लास्ट वन, दिस इज नॉट ट्रू। यहां पर यह बात सच नहीं है। नॉट क्या है? जो वर्ड नॉट है वो क्या कर रहा है? यहां पर निषेधात्मक भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा। जैसे कि हमने इन सेंटेंस के थ्रू जाना कि जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है उससे किसी कार्य को करने का या किसी बात को कहने का नेगेटिव भाव प्रकट होता है, निषेधात्मक भाव प्रकट होता है। वह उस कार्य को करने के लिए या तो मना किया जाता है या फिर रोक लगाई जाती है। तब क्रिया विशेषण कौन सा होता है? एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन वहां पर प्रकट होता है, उसे हम एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन कहते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट रिलेटिव एडवर्ब। संबंध सूचक क्रिया विशेषण। दिस एडवर्ब जॉइंस टू क्लॉजेस। यह एडवर्ब, यह क्रिया विशेषण दो वाक्यों को जोड़ती है। रेफर्स बैक टू वर्ड इन फर्स्ट क्लोज शोइंग टाइम, प्लेस और रीजन। और जो वाक्य का पहला क्लॉज होता है उसमें समय, कारण और स्थान का बोध प्रकट कराती है, वह क्रिया विशेषण रिलेटिव एडवर्ब कहलाती है, संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डे व्हेन वी अचीव्ड सक्सेस। यह वह दिन है जब हमें सफलता प्राप्त हुई थी। तो यहां पर जो डे होगा वो क्या होगा? यहां पर टाइम का बोध कराया जा रहा है, समय का बोध कराया जा रहा है। और व्हेन यहां पर जो वर्ड है वो क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि दिस और डे ये क्या है? फर्स्ट क्लॉज है, पहला वाक्य है, और वी और सक्सेस तक ये सेकेंड क्लॉज है। और इनको जोड़ने वाला शब्द क्या है? व्हेन है। ये क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। दिस इज द सिटी वेयर आई वॉज बोर्न। यह वह सिटी है जहां पर मेरा जन्म हुआ था। तो यहां पर सिटी क्या है? स्थान का बोध कराया जा रहा है, प्लेस का बोध कराया जा रहा है। और वेयर क्या है? यहां पर वेयर रिलेटिव एडवर्ब है। यहां पर इस सेंटेंस में दिस और सिटी तक यहां पर फर्स्ट क्लॉज है और आई वॉज बोर्न तक सेकेंड क्लॉज है। मीन्स पहला सेंटेंस दिस इज द सिटी और दूसरा सेंटेंस आई वॉज बोर्न। और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है वह क्या है? वेयर वर्ड है। और ये क्या होगा? रिलेटिव एडवर्ब होगा। जैसे कि अब तीसरा सेंटेंस समझते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई ही इज एंग्री। यह वह कारण है जिसकी वजह से वह गुस्सा है। तो यहां पर रीजन क्या? रीजन यहां पर कारण बता दिया। और वाई क्या है? यहां पर
रिलेटिव एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि दिस से और रीजन तक ये क्या है, पहला क्लॉज है, और ही इज एंग्री क्या है, सेकंड क्लॉज है। मीन्स ये पहला वाक्य है और ये दूसरा वाक्य है, और इन दोनों को जो जोड़ रहा है वह वर्ड क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है जो कि वाई है। जैसे कि हमें इन सेंटेंसेस से यह ज्ञात हो रहा है कि जब दो सेंटेंसेस हैं और उन दो सेंटेंसेस में किसी समय का या किसी स्थान का या कारण का बोध हो रहा है, वो भी पहले क्लॉज में, और उन दो क्लॉजेस को एक वर्ड आपस में जोड़ रहा है, वह वर्ड क्या कहलाएगा, वह वर्ड रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा, वह वर्ड संबंधवाचक क्रिया कहलाएगा, वह वर्ड संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। फंक्शंस ऑफ रिलेटिव एडवर्ब, यहां पर रिलेटिव एडवर्ब्स के कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। इट एक्सप्रेस वर्ब एज एडवर्ब, मीन्स यह कभी कभी क्रिया को एज अ क्रिया विशेषण प्रकट कराता है। इट रिलेट्स टू द एंसीडेंट ऑफ नाउन, यह नाउन के एंसीडेंट से संबंध रखता है। इट जॉइंस टू क्लॉजेस, और यह दो क्लॉजेस को जोड़ता है। जैसे कि हमने अभी सेंटेंसेस के थ्रू जाना कि जब दो सेंटेंसेस को आपस में जो वर्ड जोड़ता है वह क्या कहलाता है, रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू आस्क द क्वेश्चन। जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण जो है वो किसी सेंटेंस में फर्स्ट में ही यूज किया जाता है, बिगनिंग में यूज किया जाता है, किसी सेंटेंस के शुरुआत में यूज किया जाता है, और इसका जो कार्य होता है वह प्रश्न पूछना होता है। वह एडवर्ब क्या कहलाते हैं, वह एडवर्ब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन क्या है यहाँ पर व्हेन क्या है, क्वेश्चन वर्ड है और इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। वेयर डज ही लिव, वेयर क्या है, क्वेश्चन वर्ड है और इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। वह कहाँ रहता है। व्हाई डिड यू डू सो, तुमने ऐसा क्यों किया। तो व्हाई यहां पर क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। क्यों है, क्योंकि यह जो सेंटेंस है सबसे पहला वर्ड क्या है, प्रश्नवाचक वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। और डेफिनेशन से हमने ये जाना कि जब किसी सेंटेंस में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है वह सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और जब वह एज अ एडवर्ब काम कर रहा है वहां पर, तो वो क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। हाउ डिड ही रीच हियर, वह यहां कैसे पहुंचा। तो यहां पर जो हाउ होगा वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब होगा। अब इसके कुछ फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब के क्या कार्य होते हैं। कम्स फर्स्ट इन अ सेंटेंस, मींस किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होगा, वो इंटेरोगेटिव लेटर होगा, और यह सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं। नो नाउन विल कम बिफोर देम, कोई भी संज्ञा उनसे पहले नहीं आती है, कोई भी नाउन वर्ड उनसे पहले नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद ही सबसे पहले आते हैं। These words are used in simple sentences, ऐसे शब्द सामान्य जो वाक्य होते हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आता है। और when, where, why और how, ये चार वर्ड ही ऐसे हैं जो कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमने इन सेंटेंसेस से जाना कि जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ रहा है, और क्वेश्चन वर्ड वो भी कितने, 4 क्वेश्चन वर्ड्स। कौन कौन से, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ये चार ही क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और इन सेंटेंसेस के लास्ट में
क्वेश्चन मार्क आता है और इनसे पहले कोई नाउन नहीं आता है, तो ऐसे जो एडवर्ब्स होते हैं वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। जो एडवर्ब का कंपैरिजन होता है वह तीन तरीके से होता है, बाय पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में किसी एक व्यक्ति द्वारा कार्य करने की विधि का ज्ञात होता है, और कंपैरेटिव डिग्री में एक से अधिक व्यक्ति, जो कि दो व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य की करने की विधि का ज्ञात होना, वह कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री जब दो से अधिक व्यक्ति, मतलब तीन व्यक्ति या तीन चार पांच व्यक्तियों द्वारा वह कार्य किया जा रहा है और उस कार्य करने की जो विधि है वह तीन चार व्यक्ति द्वारा की जा रही है, तब सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन होता है। अब इसके कुछ नियम दिए हुए हैं। रूल 1, कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनकी कंपैरेटिव डिग्री ER ऐड कर बन जाती है और सुपरलेटिव डिग्री में EST ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि अब हमने ये पहला एडवर्ब लिया जो कि पॉजिटिव डिग्री है, और इसका अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या होगा, HARDER, ER इसमें ऐड हो जाएगा। और अगर हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या बनेगी, HARDEST, हार्डेस्ट। अब यहां पर मैंने दूसरा वर्ड लिया फास्ट, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री फास्टर होगी और सुपरलेटिव डिग्री फास्टेस्ट होगी। अब मैंने तीसरा वर्ड लिया लॉन्ग, इसकी कंपैरेटिव डिग्री जो बनेगी वो लॉन्गर बनेगी और सुपरलेटिव डिग्री जो बनेगी वो लॉन्गेस्ट बनेगी। रूल 2, अब ऐसे वर्ड्स के बारे में जानते हैं जिनके लास्ट में ly आता है, तो उनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगी। वे एडवर्ब्स जिनके लास्ट में ly आ रहा है उनकी कंपैरेटिव डिग्री मोर ऐड कर बन जाएगी, जैसे मोर क्लियरली। और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ऐड हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोस्ट क्लियरली हो जाएगा। अब यहां पर मोर स्लोली और मोस्ट स्लोली। स्विफ्टली, यहां पर वर्ड है स्विफ्टली, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ly आ रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री जब बनेगी तो यहां पर आएगा मोर स्विफ्टली और यहां पर आएगा मोस्ट स्विफ्टली। नियम 2 हमें यह बताता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ly आता है, उन वर्ड्स की कंपैरेटिव डिग्री मोर ऐड कर बना दी जाएगी, उन वर्ड्स के आगे मोर ऐड कर दिया जाएगा, और जब उनकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाएगी तो उन वर्ड्स से पहले मोस्ट ऐड कर दिया जाएगा, तो उनकी सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म हो जाएगी। रूल 3 हमें यह बताता है कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं होते, जैसे कि इल की अगर हम कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करेंगे तो क्या होगी, वर्स होगी, और इसकी अगर हम सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करेंगे तो रस्ट होगी। यहाँ पर बैड की क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री वर्स होगी और सुपरलेटिव डिग्री रस्ट होगी। यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है गुड की क्या होगी, बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, बेस्ट होगी। रूल 3 से हमने ये जाना कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं होते और उनका फॉर्मेशन इन नियमों से अलग होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको इल, बैड और गुड की कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म कर बताई है। उसी तरीके से अन्य वर्ड्स की भी सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री इसी तरीके से फॉर्म की जाएगी। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की पोजीशन सेंटेंसेस में कहां होती है उसके बारे में जानते हैं। द पोजीशन ऑफ एडवर्ब इज क्लासिफाइड इन
three types. First, front position, second, mid position, and third, end position. Front position means जब एडवर्ब किसी सेंटेंस में फ्रंट पोजीशन पे आता है तो वह क्या होती है, फ्रंट पोजीशन होती है एडवर्ब की. जैसे कि हाउ आर यू, इस सेंटेंस में हाउ क्या है, एडवर्ब है और वह क्या फ्रंट पोजीशन पे प्रकट हुआ है. और हाउ कौन सा एडवर्ब है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है. इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें यह ज्ञात हुआ कि जब फ्रंट पोजीशन ऑफ एडवर्ब होती है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की होती है. मिड पोजीशन, दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न. मिड पोजीशन मींस जब किसी सेंटेंस में जो एडवर्ब है वो मिड पोजीशन में आ रहा है, मध्य में आ रहा है, तब उस पोजीशन को मिड पोजीशन एडवर्ब कहा जाता है. दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, यह वह घर है जहां पर मेरा जन्म हुआ था. तो यहां पर वेयर जो है वो क्या है, एडवर्ब है और इसकी पोजीशन क्या है, मिड पोजीशन है. और ये कौन सा एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है. इस एग्जाम्पल से हमने यह जाना कि जब किसी सेंटेंस में एडवर्ब मिड पोजीशन में आएगा तो वह कौन सा एडवर्ब होगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा. एंड पोजीशन, ही केम हियर. एंड पोजीशन मींस जब किसी सेंटेंस में एडवर्ब एंड पोजीशन पे आता है, लास्ट में आता है, उसे हम एंड पोजीशन ऑफ एडवर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही केम हियर, यहां पर हियर जो वर्ड है वो क्या है, वो एंड पोजीशन पे आ रहा है और यह एक एडवर्ब है. और ये कौन सा एडवर्ब है, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस है. मींस इस सेंटेंस से हमने ये जाना कि जब एडवर्ब की पोजीशन एंड पोजीशन होगी तो वह कौन से तरीके के एडवर्ब्स होंगे, वो सिंपल एडवर्ब्स होंगे. सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो सकता है और सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम भी हो सकता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट कंडीशन ऑफ एडवर्ब अकॉर्डिंग टू वर्ब. वर्ब के अनुसार एडवर्ब की क्या स्थिति होगी. रूल 1, नियम 1, एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब. एडवर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में इस्तेमाल किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ही इज लेट, यहां पर इज क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है. रूल 2, एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. जो क्रिया विशेषण है वह हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यू हेल्प आकाश वेरी मच. यहां पर आकाश क्या है, ऑब्जेक्ट है और मच क्या है, यहां पर वेरी मच, यहां पर वेरी मच एडवर्ब है. रूल 3, एडवर्ब ऑफ डिग्री comes before an adjective or another adverb. जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो किसी एडजेक्टिव से पहले आती है और किसी अन्य क्रिया विशेषण से भी पहले इस्तेमाल की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज परफेक्टली राइट. यहां पर परफेक्टली क्या है, एडवर्ब है. क्यों है, क्योंकि यह एडवर्ब ऑफ डिग्री है और यह किसी अनदर एडवर्ब से और किसी अनदर एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल की गई है. रूल 4, द वर्ड एनफ कम्स आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज एंड इट्स क्वालिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय इट. जो वर्ड एनफ है वो हमेशा उस वर्ड के पश्चात आएगा जिस वर्ड को वह मॉडिफाई करता है, जिस वर्ड की वह विशेषता प्रकट करता है, उस वर्ड के हमेशा अंत में एनफ आएगा. फॉर एग्जाम्पल,
ही स्पोक लाउड एनफ टू बी हियर्ड। यहां पर लाउड क्या है? लाउड वह शब्द है जिसकी विशेषता प्रकट की जा रही है, किसके द्वारा? एनफ के द्वारा। इसलिए यह यहां पर लाउड से जस्ट बाद में इस्तेमाल किया गया है। रूल 5, एडवर्ब ऑफ नंबर आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर फुल वर्ब ऑफ बी। जो एडवर्ब ऑफ नंबर है वो फुल वर्ब ऑफ बी के बाद में इस्तेमाल किए जाते हैं। फुल वर्ब ऑफ बी मीन्स इज, are, am and was, were are the full verbs of be, but others come before the full verbs. But जब अन्य adverb of number हैं वो full verbs के बाद में आएंगे, जो B से अलग जो full verbs है उनके बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। For example, he are never late। यहां पर never क्या है? यहां पर नेवर एडवर्ब ऑफ नंबर है और आर क्या है? बी की फुल वर्ब है। इसलिए जो नेवर है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर का इस्तेमाल बी की फुल वर्ब के बाद में किया गया है, बी की क्रिया के बाद में किया गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट। यहां पर ऑलवेज ट्राइज से पहले आया है। क्यों आया है? क्योंकि ट्राइज टू डू से पहले आया है। क्यों आया है? क्योंकि यह बी की फुल वर्ब फॉर्म यहां पर इस्तेमाल नहीं की गई है, इसलिए यह डू से पहले इस्तेमाल किया गया है। यहां पर ऑलवेज क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर है। नाउ we will understand about rule 6, adverb of manner and adverb of place generally comes after the object। जब adverb of number और adverb of place की बात की जा रही है तब वह हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, he has seen me somewhere। यहां पर somewhere क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात की जा रही है, इसलिए यह ऑब्जेक्ट के बाद में आया है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। रूल 7, इफ अ वर्ब इज मेड अप ऑफ मेन वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से और सहायक क्रिया से मिलकर बनी है तब जो एडवर्ब होगा वो हमेशा उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड नॉट स्पीक। कुड यहां पर क्या है? कुड यहां पर एक्सिलरी वर्ब है। और नॉट क्या है? नॉट यहां पर एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। इसलिए जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है उसका इस्तेमाल एक्सिलरी वर्ब के बाद में किया गया है। क्यों? क्योंकि जो कुड वर्ड है वो मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब से मिलकर बना है, इसलिए जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है उसका इस्तेमाल कुड से बाद में किया गया है। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ इंग्लिश सीखने के लिए और जानने के लिए जुड़े रहें अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट इंग्लिश हब के साथ। थैंक यू।